हाय। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस से बुक का 12th चैप्टर द सी प्री प्रोसेसर। उसके अंदर अब हमारे पास में अभी तक हम डिस्कशन कर चुके हैं कि प्री प्रोसेसर होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका यूज किस तरीके से करते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैक्रो डेफिनेशंस होती है, मैक्रोज होते हैं। उसके बाद में फाइल इंक्लूजन टाइप के प्री प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद में कंडीशनल कंपाइलेशन होते हैं और कुछ मिसलेनियस होते हैं। मिसलेनियस का यूज किस लिए करते हैं? अगर आपके प्रोग्राम के नेचुरल बिहेवियर को चेंज करना है, कुछ फीचर्स को ऑन करना है, कुछ फीचर्स को ऑन करना है, या कुछ जैसे मान लीजिए कुछ एक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, कुछ प्रोग्राम को एंड करने से जस्ट पहले, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आप मिसलेनियस डायरेक्टिव का यूज करते हो, जैसे कि हैश PRAGMA, स्टार्टअप, एग्जिट, वार्न, इस तरह के सारे सारे जो आते हैं मिसलेनियस डायरेक्टिव्स होती हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ कंडीशंस है कि जैसे मान लीजिए पेंटियम इंटेल का प्रोसेसर रहता है, वो कुछ अलग का परफॉर्मेंस करनी है, कुछ अलग से कुछ सेंटेंस एग्जीक्यूट करवाना है। अगर AMD का तो अलग से कुछ करवाना है। इसी तरीके से मान लीजिए कुछ भी कंडीशंस है कि पर्टिकुलर टास्क अप्लाई करनी है, जैसे कि आपके पास एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है तो उसका कोड आप अलग से लिखते हो, आपके पास में iOS की ऐप है तो उसके अलग से कोड लिखते हो। तो उसी तरीके से आप डेस्कटॉप के अंदर काम करते हो या फिर एक कंसोल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो या सी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप इन चीजों को अपने आप डिफाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि द सी प्री प्रोसेसर तो हमने स्टडी कर लिया है, तो लेकिन इसका पूरा एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस को होता क्या है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस को जानना जरूरी क्यों है। देखिए, अभी तक हम लेटेस्ट से बुक के टोटल 11 चैप्टर्स को सोल्व कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक प्रॉब्लम को। तो हमें ये तो आइडिया हो चुका है अच्छे तरीके से कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट कौन से होते हैं। लेकिन अब अगर हमारे दिमाग में ये आता है कल को कि हमें अगर हमारी खुद की प्रोग्रामिंग डिजाइन करनी हो, अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनानी हो, तो उस तरीके से कैसे क्या काम करेंगे। अगर आपको खुद की अपनी लैंग्वेज बनानी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम का रन कराने का प्रोसेस क्या होता है, तब आप उसी के अकॉर्डिंग अपने टूल्स डेवलप कर सको। जैसे कि एक जब प्रोग्राम रन होता है तो उसके अंदर काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग ए सी प्रोग्राम इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो तो नॉर्मल सिंपल एक, जैसे मान ली नोटपैड की फाइल के अंदर आप लिख सकते हो, एक एडिटर के अंदर आप सी का प्रोग्राम रन कराते हैं, वो कंपाइल करने का कंट्रोल F9 जैसे हम प्रेस करते हैं टर्बो सी के अंदर, तो हमारे पास में एक .exe फाइल जनरेट होकर के आ जाती है जो कि हमारा प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल हमेशा जो आपने डिजायर्ड आउटपुट था वो आपके सामने शो करेगी, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शनलिटी शो करेगी। लेकिन इसके बीच के अंदर एडिटर से लेकर के .exe फाइल जनरेट हो, उसके बीच में काफी सारे प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस को स्टडी करना है, तब बिल्ड प्रोसेस होता है कि बिल्डिंग का उस बिल्ड प्रोसेस क्या क्या है। It would help that you understand the process much better than just believing that some kind of magic generate the executable code। अभी हमें क्या लगता है कि हमने एक नॉर्मल कोड लिखा, कंट्रोल F9 प्रेस करा और हमारे सामने आउटपुट जनरेट हो गया, तो एक मैजिक जैसा हो जाता है। नहीं, हम जैसे कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं तो उसके बीच में काफी सारे स्टेप्स होते हैं जो कि रन हो जाती हैं। उन सभी स्टेप्स के बारे में अब अभी हम डिस्कस करेंगे। इफ यू आर टू अल्टर एनी ऑफ दीज स्टेप देन यू वुड नो हाउ टू डू इट। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर जितने भी स्टेप्स हैं, पर्टिकुलर स्टेप का किस तरीके से परफॉर्मेंस है, कब कैसे क्या काम करवाना है, अगर किसी प्रोसेस को आपको अल्टर करना है या उसको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आपको उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक सी का जो प्रोग्राम होता है उसके प्रोसेसिंग का पूरा फ्लो क्या होता है, सबसे पहले सी आप सोर्स कोड लिखते हैं सी का, जिसका फाइल को आप सेव करते हैं .c के नाम से। अगर C++ का है तो C++ के नाम से सेव कर देते हो, CPP के नाम से। तो उसके बाद में जैसे PR1.c आपकी फाइल जनरेट होती है, उस फाइल को सबसे पहले जैसे आप कंट्रोल F9 करते हैं तो सबसे पहले कॉल होता है प्री प्रोसेसर्स। जो आपने हैश लगा रखे हैं, फाइल इंक्लूजन है या मैक्रो डिफाइन कर रखे हैं या कंडीशनल कंपाइलेशन जो है, जहां पे आपने शॉर्टकट लगा रखे हैं या भी प्री प्रोसेसर लगा रखे हैं, सबसे पहले उनका एक्चुअल कोड आके यहाँ पे रिप्लेस होता है प्री प्रोसेसर के साथ में, हैश डायरेक्टिव के साथ में रिप्लेस हो जाता है। और आपका जो कोड था, अगर 100 ऑफ लाइन्स का कोड है तो मल्टीपल 100 लाइन्स का कोड बन जाता है, क्योंकि कोड एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद में जो एक्सपेंडेड कोड है उसको भेजा जाता है कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर उस एक्सपेंडेड कोड के अंदर चेक करता है कि बिल्कुल अगर एरर फ्री है, अगर एरर फ्री है तो असेंबली फाइल जनरेट कर देता है .asm। अब .asm असेंबलर के अंदर पास होता है और असेंबलर हमें आउटपुट के अंदर देता है रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड। रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर रखे हैं, फंक्शन जो भी कर रखे हैं, उनका मेमोरी अलोकेट नहीं करके भेजता है। मेमोरी अलोकेट होती है जब आप उसको लिंकर में भेजते हो।
लिंकर में भेज देते हैं तो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाती है .exe को जब आप लोड करते हो या उसको क्लिक करते हो उसके बाद में आपके सारे सारे एड्रेस डिफाइन होते हैं सभी वेरिएबल्स के। जो रीलोकेटेबल आपका कोड था उसका पूरा पूरा एड्रेस आपका डिफाइन हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर। अब देखते हैं कि सी का प्रोग्राम कैसे होता है। सबसे पहले तो प्री प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन के बाद असेंबलिंग, असेंबलिंग के बाद लिंकिंग, लिंकिंग के बाद लोडिंग। मतलब प्री प्रोसेसिंग का जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपका कोड एक्सपेंड हो जाता है। जैसे कोड एक्सपेंड होता है तो वह कंपाइलेशन के अंदर सेंड कर दिया जाता है। कंपाइलेशन के अंदर सेंड करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होती है तो वो एरर निकाल देता है। अदरवाइज एक जो फाइल जनरेट होती है .i करके उसको भेजता हुआ असेंबलिंग के अंदर। असेंबलर उसके असेंबलिंग करता है, .asm फाइल को जनरेट करता है, .asm फाइल को भेजा जाता है लिंकिंग के लिए। उसके बाद में होता है फाइल का सारा कंबाइंड होकर के एक .obj फाइल बन जाती है और उसको लोड कर देते हैं .exe फाइल बनने के बाद। तो सिंपल सा प्रोसेस है, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, असेंबलिंग, लिंकिंग एंड लोडिंग। सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का पूरा प्रोसेस ये है। अब प्री प्रोसेसिंग जो होती है उनके अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व? सबसे पहला स्टेप होता है सोर्स कोड इज एक्सपेंडेड बेस्ड ऑन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। जैसे कि हैश डिफाइन है, हैश इंक्लूड है, हैश इफ डेफ है। हैश इंक्लूड तो फाइल इंक्लूजन है, तो जो भी फाइल होगी वो इंक्लूड हो जाएगी। हैश डिफाइन मैक्रो है तो मैक्रो का एक्सपेंशन मैक्रो के टेम्पलेट से रिप्लेस हो जाएगा। और हैश इफ डेफ ये कंडीशनल कंपाइलेशन है, तो जो कोड आपको कंपाइल करना है, कौन सा कोड नहीं है, वो वहां से उठ करके वहां पे आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली ये कोड आपका जनरेट होता है। एक्चुअली में जैसे सोर्स कोड का एक्सपेंशन होता है स्टेप 1 के अंदर, प्री प्रोसेसिंग के अंदर निकलता है, आपके लाइन्स ऑफ कोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपका पूरा का पूरा कोड एक्सपेंड हो चुका होता है। सेकंड है, अगर एक्सपेंडेड सोर्स कोड इज स्टोर्ड इन एन इंटरमीडिएट फाइल विद .i एक्सटेंशन के साथ में ये सेव हो जाता है। अब ये .i एक्सटेंशन को निकालने का हर कंपाइलर का अपना अपना प्रोसेस होता है। टर्बो सी के अंदर -e लगा करके अगर आप डो सेल के अंदर कमांड पास करते हैं तो आपका .i एक्सटेंशन आपको दिख जाता है। सेकंड है आपका कंपाइलेशन। ये कंपाइलेशन के अंदर क्या होता है? कंपाइलेशन के 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या जाता है कि एक्सपेंडेड सोर्स कोड जो उसके अंदर पास करा जाता है उसके अंदर आइडेंटिफाई करता है कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर फ्री है पूरा कोड तो फिर इसको ट्रांसलेट करता है एक्सपेंडेड सोर्स कोड इन सी इनटू एन इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली प्रोग्राम के अंदर पास कर देता है .asm फाइल को जनरेट करके। द असेंबली कोड इज टिपिकली स्टोर्ड इन .asm फाइल। तो कंपाइलर के अंदर जो हम एक्सपेंडेड सोर्स कोड को इनपुट में देते हैं तो इनपुट में देने के बाद वो चेक करता है कि जैसे सिंटेक्स एरर तो नहीं है, एरर फ्री है, तो उसको .asm फाइल जनरेट वो कर देता है असेंबलर को सेंड करने के लिए। उसके बाद में आता है जो .asm फाइल आ गई है तो उसका असेंबलिंग के लिए कर दिया हमने। तो क्या करता है? द जॉब ऑफ द असेंबलर इज टू ट्रांसलेट .asm प्रोग्राम इनटू रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड। .obj फाइल जो जनरेट होती है उसके अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि आपने जो प्रोग्राम था कंपाइलर से असेंबलर के अंदर गया, असेंबलर से असेंबली के अंदर चला गया, तो कोड जो जनरेट .obj फाइल होती है उसके अंदर जितने भी आपने वेरिएबल्स यूज कर रखे हैं वो पर्टिकुलर मेमोरी के साथ में एसोसिएट नहीं करता है। Relocatable means that the program is complete except for one thing, no specific memory address yet have been assigned to the code and data section in the relocatable object code। कि आपके जो फाइल का जो डेटा सेक्शन है उन सबको पर्टिकुलर एड्रेस को असाइन नहीं करता है रिलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। उसके बाद में आता है लिंकिंग। लिंक असेंबलर के जो फाइल जाती है .obj फाइल जनरेट हो जाती है आपकी सभी फाइल्स की। अब उसके बाद सभी फाइल्स को मर्ज करना होता है, आपस में लिंक करना होता है। तो लिंकिंग के प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं हमारे पास में? स्टेप 1 में क्या होता है? फाइंड डेफिनेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फंक्शन दोज विच आर डिफाइंड इन अदर .obj फाइल एंड दोज विच आर डिफाइंड इन लाइब्रेरीज लाइक printf है, scanf है, उन सब की फाइल्स को फाइंड कर लेता है। उसके बाद में फाइंड डेफिनेशन ऑफ ऑल ग्लोबल वेरिएबल, सारे ग्लोबल वेरिएबल्स की डेफिनेशन को फेच कर लेता है अपने पास स्टोर करके। उसके बाद क्या करता है? एंड दोज विच आर डिफाइंड इन लाइब्रेरी लाइक एरर नंबर विच इज ए कॉमनली यूज ग्लोबल वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सबसे पहले तो हमारे पास में जो भी हेडर फाइल्स थी या जो एक्सटर्नल फंक्शंस थे उनको कॉल कर लेता है। उसके बाद जो ग्लोबल वेरिएबल थे उनको कॉल कर लेता है। स्टेप 3 के अंदर क्या करता है? कंबाइंड डेटा सेक्शन ऑफ डिफरेंट .obj फाइल इनटू ए सिंगल डेटा सेक्शन। आपके पास में जितनी भी फाइल्स थी अलग अलग फाइल के अंदर जो भी आपने यूज कर रखा है उन सबका अलग अलग डेटा सेक्शन बन जाता है। सभी डेटा सेक्शन को साथ में कंपाइल करके और एक सिंगल डेटा सेक्शन के अंदर बना देता है, मतलब कि एक फाइल की तरफ बढ़ जाता है। कंबाइंड कोड सेक्शन ऑफ डिफरेंट obj फाइल इनटू ए सिंगल कोड सेक्शन,
मतलब कि जितनी भी ओबीजे फाइल्स आपके पास में होती है उनका कोड को सारा फेच करता है, उन सबको सिंगल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है लिंकिंग के प्रोसेस के अंदर। लिंकिंग के प्रोसेस के बाद में हमारे पास क्या होता है, लोडिंग। When we execute exe, it is first brought from the disk into memory। अब क्या लोडिंग क्या आ गया कि सारी लिंकिंग फाइल का मतलब जितनी भी डॉट ओबीजे फाइल थी उन सबको आपस में लिंक करने के बाद में उसका एक डॉट टीएक्सी फाइल जनरेट हो जाती है। अब डॉट टीएक्सी फाइल क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो आपको जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम रन होने लग जाता है। लेकिन उसका रन होने का प्रोसेस क्या है, जैसे आप डॉट टीएक्सी फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे होगी, वो वहां से उठ करके आपके रैम के अंदर जाकर के स्टोर हो जाती है। जब एक बार स्टोर हो गई है रैम के अंदर, उसके बाद में इसका लोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और प्रोग्राम जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन लिखा था उसके अकॉर्डिंग रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा प्रोसेस एक सी प्रोग्राम को रन कराने का। अब हम चेक करते हैं कि जो सी का एडिटर से लेकर के फाइनल एग्जीक्यूट करने के तक के बीच में जितने प्रोसेस हैं उन सबका यूज क्या होता है, कि क्या तो इनपुट में जाता है और क्या आउटपुट में जाता है हमारे पास। सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मतलब कि सबसे पहला प्रोसेस क्या गया, एडिटर। एडिटर के अंदर क्या करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू कोड को टाइप करते हैं। कोड को टाइप कर दिया तो उसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास में, सी सोर्स कोड कंटेनिंग प्रोग्राम एंड प्री प्रोसेसर कमांड। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लिखने का, कि कोड लिखने का। एडिटर हमारा नोटपैड भी हो सकता है या पर्टिकुलर जो भी आईडी है वो हो जाती है। तो कीबोर्ड के थ्रू उसका इनपुट क्या होता है, कीबोर्ड के थ्रू टाइप किया हुआ आपका कोड। आउटपुट में क्या जाता है, कंप्लीट एक कोड। जैसे कि आप उस फाइल को डॉट सी फाइल के अंदर सेव कर देते हो तो वो आ गया कंप्लीट कोड। सेकंड आता है प्री प्रोसेसर। ये जो फाइल का नाम होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है, सी का जो सोर्स कोड था वो पास में होता है, वो इनपुट में जाता है और आउटपुट में क्या देता है आपको, एक्सपेंडेड सोर्स कोड फाइल क्रिएटेड आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसर कमांड के बाद में क्या होता है, जैसे आपने मैक्रो डिफाइन कर रखे हैं या कोई फाइल को इंक्लूड कर रखा है या कंडीशनल कंपाइलेशन है, वो सारी चीजों को प्रोसेस करके आपका एक्सपेंडेड सोर्स कोड दे देता है। कौन सा प्रोसेस होता है, प्री प्रोसेसर। इसके बाद में आता है कंपाइलर। कंपाइलर के अंदर क्या पास करते हैं हम, इनपुट में क्या जाता है, एक्सपेंडेड सोर्स कोड, और आउटपुट में क्या आता है, असेंबली लैंग्वेज कोड, मतलब कि डॉट एएसएम फाइल। उसके बाद में कंपाइलर के बाद में जाता है असेंबलर के पास में। असेंबलर में क्या होता है, जितने भी आपके पास में डॉट एएसएम फाइल जनरेट हुई थी वो पास हो जाती है इनपुट के तौर पे, और आउटपुट में क्या जाता है, रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड, मतलब कि मशीन लैंग्वेज का जो कोड है वो जनरेट हो जाता है। डॉट ओबीजे फाइल आपकी जनरेट हो जाती है असेंबलर के बाद। उसके बाद में होता है लिंकिंग। लिंकर क्या करता है, जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल बनी हुई है अलग अलग, उन सबको सेपरेट करके सबको एक साथ में एक फाइल के अंदर इंक्लूड कर देता है, सिंगल फाइल आपकी बना देता है। तो आउटपुट में क्या होता है, डॉट एक्सी फाइल आपकी जनरेट हो जाती है। लास्ट में आता है आपका लोडर। लोडर क्या होता है, जो आपकी एक्सी है उसमें एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट करवाना। जैसे आप उसको एग्जीक्यूट करवा क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम था, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन लिखे थे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था पूरा कंप्लीट सी प्रोग्राम का प्रोसेस कि किस तरीके से वो लिखने से लेकर के एग्जीक्यूट होता है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को बीटेक वीडियो पीडिया चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको अप टू डेट रखें और आने वाले सारे प्रोसेस जो है, जितनी भी हमारी सीरीज है उन सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।